तो अंडरटेकर के स्केच बनाने में फाइनल पार्ट में हमारा फोकस रहेगा जो उनका राइट हैंड है, उस पे जो पाइप जैसी चीज़ें बन रखी है जो उनको बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला लुक दे रही है वो, और जो बेल्ट उन्होंने मतलब जो कपड़ा पहन रखा है उसको बेल्ट से उन्होंने जो बंद कर रखा है उस पे फोकस रहेगा हमारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी हैं। ये पूरा का पूरा स्केच ही ऐसा है कि जैसे हम कोई भी पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उसमें 3:4 लेते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो गर्दन होती है वहाँ तक का ही फ़ोटो होता है पोर्ट्रेट्स जब हम भी बात करते हैं। बट मैंने पूरा कमर तक फ़ोटो लिया है इसलिए क्योंकि ये पूरे का पूरा जो अटायर मतलब जो क्लोथ अंडरटेकर ने पहन रखा है उसमें इतनी सारी ज़्यादा डिटेल्स थी जो मुझे देने में बहुत मज़ा आई। पहले तो वो डिटेल्स देने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया तो आज तक का मेरा जो सबसे फेवरेट स्केच बोल सकते हैं वो ये था। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं ये बताना चाहूँगा कि शेयर कर दो ये ट्यूटोरियल को जितना हो सके उतना, क्योंकि मुझे आर्ट पूरी दुनिया तक पहुँचाना है। तो आज का लाइक गोल रहने वाला है 10, मुझे पता है ख़त्म हो जाने वाला है 10 तो आराम से हो जाएगा। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो ये पूरे ट्यूटोरियल को आप कितना रेट करने वाले हो। और मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो चीप पेंसिल्स होती है और ये सब चीज़ें सस्ती पेंसिल और ये सब आप वो यूज़ कर सकते हो, बस प्रॉब्लम ही ये है कि आपकी स्किल इम्प्रूव नहीं हो रही है। 1 साल पहले जो स्केचेस मैं बनाता था उसमें मुझे वो स्केचेस लगते थे, तब भी मुझे वो बहुत बढ़िया लगते थे। बट अभी जो स्किल इम्प्रूव करने के बाद लग रहा है मुझे तो पता चल रहा है कि 1 साल पहले जो मैं बताता था वो ड्राइंग्स थी, वो रियलिस्टिक स्केचेस नहीं थे। क्योंकि रियलिस्टिक स्केचेस में टाइम देना पड़ता है और उसके लिए स्किल्स मैटर करती है, पेंसिल्स और ये सब मैटर नहीं करता है। मैं अभी भी बताऊँगा, यही चीज़ पे रहूँगा। बट बहुत लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि कौन सी पेंसिल आप यूज़ करते हो, कौन से रबर ये सब यूज़ करते हो। तो सारी चीज़ों का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा है, आप जाके देख सकते हो या बाय भी कर सकते हो। बहुत चीप प्रोडक्ट्स है, सबसे महंगे से महंगा एक ही चीज़ होगी जो होगा मोनो इरेजर, और लाइट्स और वो सब तो आपके पास जो भी सेटअप आपने बना रखा है वही होगा। तो आप जाके बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और ये पूरा का पूरा स्केच मैंने 15-16 घंटे का अपलोड नहीं कर रखा है। हर बार मैं रियल टाइम स्केचेस अपलोड कर रखता हूँ, बट जो श्वेत स्केचेस 2.0 उस पर सारा अपलोड हो जाता है, मेरी सेकंड चैनल है वो। बट इस बार प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही हो रही है कि यूट्यूब अलाउ नहीं करता 12 घंटे से ऊपर, 12 या 13 घंटे का कुछ होता है, उससे ऊपर की वीडियोज़ अपलोड नहीं करने देता है। और ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स वाली थी तो अब उसको मैं 1.5 स्पीड में करके अपलोड करने वाला हूँ ताकि वो 10 या 9 आवर्स की हो जाए। तो स्टे ट्यून्ड रहना, 1 या 2 दिन में वो पूरी की पूरी रियल टाइम में अपलोड हो जाएगी ताकि आपको पता चले कि छोटी से छोटी चीज़ें मैं कैसे बनाता हूँ, आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। तो स्टार्ट करेंगे ये वाला जो ट्यूटोरियल है उसमें। तो पेंसिल शार्प कर दो पहले, तो हमेशा की तरह मैं बताता हूँ वो ही, पेंसिल शार्प कर लो। और नहीं पता चारकोल, आप डायरेक्टली 4th पार्ट देख रहे हो तो पहले जाओ तो 3 पार्ट देख के आओ, पहले 3 पार्ट देख लो ताकि आपको बेसिक्स पता चल जाए। और अगर आप डायरेक्टली 4th पार्ट देख रहे हो तो पहले शार्प करना सीख लो, चारकोल पेंसिल शार्प कैसे करते हैं उसका पूरा ट्यूटोरियल मैंने अपलोड कर रखा है, आप चैनल पे जाके हाउ टू प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो शार्प कर दी हमने पेंसिल, उसके बाद हमारा फोकस रहेगा कि डिटेल्स कैसे दे। पहले तो जब हम क्लोथ्स सेंटर वाले, मतलब जैसे उनका बॉडी पे जो लगा रखा था सेंटर, मतलब कमर पे और ये सब स्टमक के आसपास जो भी पहन रखा है उन्होंने पूरा क्लोथ, वहाँ के आसपास जो डिटेल्स हम बना रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, पहले हार्ड चारकोल पेंसिल ली और हार्ड चारकोल पेंसिल से पहले आउटलाइन धीरे धीरे बनाई, आउटलाइन हमने बना दी। और हार्ड चारकोल पेंसिल, हाँ ग्रेफाइट पेंसिल नहीं यूज़ कर रहे हैं हम क्लोथ के अंदर। तो पहले आउटलाइन बना दी और आउटलाइन बनाने के बाद हम जो सेंटर में अगर कहीं जगह पे हाईलाइट दिख रही थी, मतलब जहाँ पे वाइट दिख रहा था उसको थोड़ा बहुत छोड़ रहे थे। उसके बाद जो डार्कर पार्ट्स थे वहाँ पे हमने हार्ड चारकोल पेंसिल से पूरा मतलब शेड कर दिया। उसके बाद उसके ऊपर मीडियम चारकोल पेंसिल से जो जहाँ पे डार्कर पार्ट्स दिख रहे थे सिर्फ वहीं पे हमने पूरा शेड किया। उसके बाद उसको ब्लेंड किया मेकअप ब्रश से, फिर यूज़ किया हमने मोनो इरेज़र सिर्फ उन्हीं जगहों पे जहाँ पे हमें हाइलाइट्स दिख रही है, क्योंकि जब हम मेकअप ब्रश यूज़ करेंगे तो मेकअप ब्रश तो ये देखता नहीं है कि कहाँ पे उसे ब्लेंड करना है कहाँ पे नहीं। आप कितना भी इजी तरीके से कर लो, पर जो वाइट पार्ट हमने छोड़ रखे हैं उसके ऊपर से वो जाने ही वाला है और वो थोड़ा बहुत ग्रे हो जाएगा। तो वही रीज़न की वजह से आपको मोनो इरेज़र यूज़ करना है। मोनो इरेज़र आज तक का सबसे बेस्ट टूल मैं तो बोल पाऊँगा कि पोर्ट्रेट्स के लिए होता है। तो मोनो इरेज़र से आप थोड़ा बहुत लाइटिंग्स बना दो उस पर। और वाइट जेल पेन भी मैंने इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ की है, बट वाइट जेल पेन भी दूसरी टाइप की है, इसका पॉइंट बहुत छोटा है। जो आपको स्टेशनरी में मिलती है वो वाली नहीं है, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी। अगर आपको भी वो परचेज़ करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ये भी सस्ती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है।
आप यूज़ कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि जब हम ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स और ये सब बनाते हैं तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा छोटी छोटी डिटेल्स होती है। जैसे जब आप मंडला आर्ट बनाओ या फिर क्लोथ के अंदर एकदम छोटे सर्कल्स है, बहुत छोटे, तो उसको तो आप मोनो इरेज़र नहीं बना पाओगे। मोनो इरेज़र ज़्यादा से ज़्यादा 0.1 या उतना ही बना पाएगा, बट उससे भी छोटा अगर डॉट ही बनाना है अगर आपको, और आपने ग्रेफाइट से पूरा शेड कर दिया है, तो कैसे बना पाओगे? तो तभी काम आता है हमारा ये जेल पेन। और ये पूरा अटायर जो अंडरटेकर का था भाई, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वाइट डिटेल्स थे उसके अंदर, तो उसी के लिए मैंने यूज़ किया है वाइट जेल पेन। आप भी ख़रीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ये पूरा हमने कर दिया। उसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि शेड कर दिया और हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट करने के लिए हमने यूज़ किया मोनो इरेज़र। और मोनो इरेज़र को यूज़ तो कर दिया हमने, बट उसके बाद फिर से एक और लेयर आएगी जो कि होगी सेकेंड लेयर, वो होगी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की। क्योंकि पूरा ब्लैक कलर का अटायर है, वाइट पार्ट्स इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि उस पर शेड पड़ रहे हैं, और ये पूरा लेदर लग रहा है। जो हम पोर्ट्रेट में देख रहा हूँ उस पर से मुझे लग रहा है कि लेदर है, और लेदर पे जब भी लाइट पड़ती हो तो बहुत ज़्यादा शाइन करता है। इसी वजह से जो आप सेंटर वाला पार्ट हो उस पर अगर आप फोकस कर सको तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स भी बन रहे हैं। और जो अगर उन्होंने अटायर स्ट्रेट वाला कोई भी दूसरा कपड़ा पहना होगा तो उस पर छोटे छोटे वो डॉट्स नहीं बनते, बट जो लेदर होता है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी डिटेल्स आपको दिखती है। तो वो डिटेल्स देने के लिए भी मैंने बेस लेयर तो बना ही दी थी। बेस लेयर के लिए मैंने हार्ड चारकोल पेंसिल से पूरा बना दिया, और सिर्फ हार्ड चारकोल पेंसिल को ही मैंने ब्लेंड किया और उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे मोनो इरेज़र से लाइंस बनाई ताकि मुझे लेदर का लुक मिल पाए। उसमें भी ऐसा है कि कोई जगह ऐसी होती है क्लोथ की जहाँ पे क्लोथ थोड़ा बहुत मोड़ रहा होता है, कि क्लोथ ऐसे स्ट्रेट तो होता नहीं है, जब भी आप पहनोगे तो कम्प्लीटली स्ट्रेट तो कभी रहता नहीं है। कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे वो मुड़ रहा होगा, कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे वो स्ट्रेट होगा। तो वो सारी डिटेल्स देने के लिए ही हमें अलग अलग शेड्स देने पड़ेंगे। ग्रेफाइट से हम शेड्स दे पाते हैं, बट ग्रेफाइट से हमें कम्प्लीटली डार्क लुक नहीं मिलता है, तो हमें चारकोल पेंसिल से ही काम चलाना पड़ेगा। तो उसी से कैसे हम बनाते हैं वही मैं बता रहा था कि बेस लेयर पूरा बना दो, पहले हार्ड चारकोल पेंसिल से शेड करो। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम ग्रेफाइट से शेड करते हैं तो इतनी छोटी छोटी डिटेल्स भी हम दे पाते हैं, बट चारकोल पेंसिल को आप कितना भी शार्प कर लो, कुछ भी कर लो, बट उसकी जो एकदम हमें पॉइंट निप चाहिए वो उतनी ज़्यादा नहीं आ पाती है। उसी की वजह से हम जब उसे शेड करने का ट्राई करते हैं पेंसिल से तो छोटे छोटे डॉट्स रह ही जाते हैं, और उसी की वजह से आपको क्रॉस हैचिंग यूज़ करनी चाहिए। शेडिंग टेक्निक है, और अगर आपको नहीं पता शेडिंग टेक्निक्स अलग अलग कैसी होती है, कमेंट में लिख दो, आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आऊँगा पूरा का पूरा। तो उसके बाद हम पूरा का पूरा फोकस हमारा चेंज होने वाला है अभी तो, कि जैसे हमने फर्स्ट लेयर तो हमने बना दी थी हार्ड चारकोल पेंसिल से। उसके बाद अगर हमें उसे ब्लेंड करना है तो पहले तो आप मेकअप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि मेकअप ब्रश को आप हार्ड चारकोल पेंसिल के ऊपर ही यूज़ करोगे तो वो जो डॉट्स रह गए थे वो भरने नहीं वाले, पर वो बहुत ज़्यादा दिख के आएंगे और वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले बेस लेयर बनाओ, उसके ऊपर मीडियम चारकोल पेंसिल को सिर्फ उन्हीं जगहों पे डार्क करो जहाँ पे आपको डार्क दिख रहा है। जैसे बेल्ट होगा तो बेल्ट के जो चारों कॉर्नर्स होंगे वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें डार्कर लुक मिलेगा, क्योंकि होता क्या है जहाँ पे भी हाईलाइट्स होती है उसके पीछे वाली जगहों पे शेडो बनती है, राइट। सो वही डिफरेंस होगा। और जो उनका राइट हैंड में जो भी उन्होंने वो लाइंस बन रही है सीधी सीधी कांटे जैसी बन रही है, तो उसको बनाने के लिए तो स्ट्रेट सिंपल थिंग है कि हमें हार्ड चारकोल पेंसिल से आउटलाइन बना देनी है, और उसमें इतने ज़्यादा नहीं है डिटेल्स हैं, पर उसमें ज़्यादा शेड्स उतने ज़्यादा नहीं है। मोनोक्रोम कलर्स हैं, मतलब ग्रे कलर्स है उसमें, तो उसको देने के लिए मैंने यूज़ किया है पहले तो हार्ड चारकोल पेंसिल से पहले आउटलाइन सारी बना दी, और डायरेक्टली जो अंदर वाला राइट हैंड के पीछे वाला पार्ट अगर आप देख पाओ तो वो कम्प्लीटली डार्क है। जो कमर के और राइट हैंड के बीच वाला पार्ट है वहाँ पे आप देख सकते हो कि वो कम्प्लीटली डार्क है। तो जहाँ पे आपको कम्प्लीटली डार्क दिख रहा है वहाँ पे तो आपको सॉफ्ट चारकोल पेंसिल डायरेक्टली अप्लाई कर ही देनी है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप छोटी छोटी डिटेल्स दे रहे हो, जैसे कि एक पर्टिकुलर बॉक्स बना रहे हो, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर बॉक्स को बनाने के लिए उसमें डिटेल्स देनी है, तो उसके लिए अगर आप हार्ड चारकोल पेंसिल को बेस लेयर बना के यूज़ कर रहे हो तो समझ आता है। बट अगर 10-20 बॉक्सेस ऐसे हैं जो पूरे के पूरे कम्प्लीटली ब्लैक है,
उसके अंदर कोई शेड्स नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत लाइट शेड हो, डार्क शेड हो, वो कम्प्लीटली ब्लैक है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल और उसको पूरा का पूरा ब्लैक कर सकते हो। और उसके ऊपर जो पाउडर बचेगा वो पाउडर जब आप चारकोल पेंसिल को घिसोगे आपके ड्राइंग के ऊपर तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर से पाउडर निकलने वाला है। और वो पाउडर को ही हटाने के लिए, मतलब वो पाउडर को आप मिक्स करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो ये पाउडर को। पहले साइड में कर दो उसे पहले पूरा का पूरा, और जो पाउडर होगा उसी से आप मोनो कलर भी दे सकते हो, मतलब ग्रे कलर भी दे सकते हो। और उसको अच्छे से इरेज करना बहुत इजी है। जब आप पेंसिल से कुछ बनाओगे और उसको इरेज करना चाहोगे तो थोड़ा बहुत हार्ड होता है, बट जब पाउडर यूज़ करते हो तो उससे मोनो इरेजर से इरेज करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और उसके ऊपर जेल पेन भी, मतलब जो वाइट जेल पेन है वो भी इजी से चल जाती है। तो सेम चीज़ आपको जो हमारे बेल्ट बनाना है हमें उसमें भी अप्लाई होती है। बट बेल्ट का और जो कांटे जैसे हाथ पे बना रखे हैं उन्होंने, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि बेल्ट हमें क्लॉथ के सेंटर में दिख रही है और लेफ़्ट साइड वाला जो बेल्ट का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है क्योंकि लाइट वहीं पे पड़ रही है। और जो राइट साइड वाला पार्ट है वो थोड़ा बहुत डार्कर दिख रहा है। डार्कर इन द सेंस बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है, बेल्ट दिख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि बेल्ट है, बट थोड़ा बहुत डार्कर लुक आप समझ रहे हो कि शेड्स बन रहे हैं वहाँ पे और शेडोज़ बन रही है। तो हाइलाइट्स तो हमने पहले बना ही दिए, तो हाइलाइट्स पहले जैसे ही हमारी बन जाए तो उसके ऊपर आप कुछ भी मत चढ़ाओ। जैसे कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आउटलाइंस तो हमने बना दी पूरी बेल्ट की, उसके ऊपर हार्ड चारकोल पेंसिल से जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे डार्कर करो, सेंटर में ज़्यादा डार्क मत करो। जहाँ जहाँ पे हमें डार्क दिख रहा है सिर्फ वहीं पे करो, क्योंकि होगा क्या कि अगर बेल्ट के अंदर आप पूरा का पूरा हार्ड चारकोल पेंसिल से शेड करना शुरू कर दोगे तो बेल्ट पे इतनी ज़्यादा डिटेल्स निखर के नहीं आएगी। वो बेल्ट ऐसा लगेगा कि मतलब पूरा क्लॉथ का ही पार्ट है वो क्लॉथ का ही पार्ट, बट डिफरेंट दिख के आ रहा है। जो आप जैसे रेफरेंस पिक्चर साइड में ऊपर दिख रही होगी उसमें आपको पता चल रहा होगा कि बेल्ट है वहाँ पे, बट थोड़े अलग दिख रहे हैं। समझ रहे हो आप कैसे बता रहा हूँ कि वो अलग दिख रहे हैं। जैसे क्लॉथ अलग होता है, जैसे राइट हैंड में जो कांटे जैसी चीज़ें उन्होंने लगा रखी है हैंड में वो कैसे अलग दिख के आ रहे हैं, वैसे ही बेल्ट भी थोड़ा बहुत अलग दिख के आ रहा है। यही सेम रीज़न है कि आपको फोकस कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे भी करना चाहिए। और वो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है कि डिटेल्स देने पे आपको फोकस करना चाहिए। हार्ड चारकोल पेंसिल, मीडियम चारकोल पेंसिल, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, ये सारी पेंसिल के अलग अलग यूज़ हैं। सारे टूल्स के यूज़ अलग अलग होते हैं, वो टूल्स के यूज़ शुरू करो, शेडिंग पे फोकस करो। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कभी भी कि डायरेक्टली हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस पे जाओ। हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस मैं भी अभी तक नहीं बना पाया हूँ, बना रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, बट रियलिस्टिक बन रहे हैं। हाइपर रियलिस्टिक के लिए अभी भी मुझे स्किल इंप्रूव करनी है। 1.5-2 साल के ऊपर हो गई ये सारी चीज़ें मैं बना रहा हूँ, स्किल इंप्रूव कर रहा हूँ। 1 साल पहले जब स्केचेस बना तब मुझे लगता था बहुत बेस्ट बन रहे हैं अभी, बट अभी मुझे जब मैं स्किल इंप्रूव कर चुका हूँ तो मुझे लग रहा है कि भाई वो उतने अच्छे नहीं थे। अभी भी मैं जब हाइपर रियलिस्टिक पे जाऊँगा तो ये स्केचेस मुझे इतने अच्छे नहीं दिखने वाले। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप बिगिनर हो कि आपने 10-20 स्केचेस ही बनाए, ज़्यादा स्केचेस नहीं बनाए, तो मैं यही चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि कभी भी मत जाओ डायरेक्टली हाइपर रियलिस्टिक और ये सब चीज़ों पे। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग तो कमेंट में लिख दो। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टट्टूज।